हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 14वां है। यहाँ पर हम लोग विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति, अनुभव, इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन इस आज़ादी की हमें सबसे बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, और ये कीमत हमें देश विभाजन के रूप में चुकानी पड़ी। अब देखिए, विभाजन अगर मान लीजिए शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता तो शायद लोगों के मन में विभाजन को लेकर बहुत ज़्यादा दुख या बहुत ज़्यादा कष्ट का अनुभव नहीं रहता। ये विभाजन नरसंहार के रूप में हुआ, और नरसंहार भी कोई छोटा मोटा नहीं। नरसंहार ऐसा जैसा कि विश्व के इतिहास में ना तो कहीं देखा गया था, ना ही कहीं सुना गया था, ना ही इतिहास में ऐसा नरसंहार कहीं दर्ज था। करीब 20 लाख लोगों की इसमें हत्या कर दी गई, और 1.5 करोड़ लोगों को अपने घरों से वंचित होना पड़ा। इन 1.5 करोड़ लोग अपने ही घर से बेदखल होकर दूसरे देश में शरणार्थी बनकर कैंपों में रहने के लिए मजबूर हो गए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या उस समय के लोगों ने 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी का जश्न मनाया था, या फिर इस नरसंहार का या विभाजन का दुख मनाया था? अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी नज़र में तो जो व्यक्ति, जिन लोगों को अपने पैतृक स्थान या मूल स्थान से हाथ धोना पड़ा है, उनके लिए आज़ादी का अनुभव बहुत कटु रहा। यानी उनके लिए इस आज़ादी का कोई महत्व नहीं रहा। भाई, आप सदियों से जिस स्थान पर रहते आए हो, आपका बचपन गुजरा हो, आपके भाई बंधु वहाँ पर रहते हो, मित्र रहते हो, और अचानक से आपको कहा जाए कि आज से ये ज़मीन जो है ये किसी दूसरे देश का हिस्सा बन गई है, आप इस देश के निवासी नहीं हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो यहाँ पर हम उन कहानियों को जानेंगे जो कि विभाजन के बाद लोगों के मन में डर के रूप में, नफरत के रूप में आज भी बैठी हुई हैं। और यहाँ पर उस तथ्य का पता भी लगाएंगे कि ये विभाजन का जो विचार है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कहाँ से पनपा है, और आगे चलते चलते ये कैसे और ज़्यादा उग्र होता गया है, और एक स्थिति ये बनी है कि विभाजन अपरिहार्य हो गया है, यानी विभाजन को टाला ही नहीं जा सका है। तो आज हम पहले तो लोगों की वो दर्द और पीड़ा की जो कहानियाँ हैं उनसे अवगत होंगे। उसके बाद ये विभाजन का विचार किसने फैलाया है, किसके मन में पहली बार आया है, वो सब कहानियों को भी हम आगे जानेंगे। हमें पता है कि 1947 में हमारी आज़ादी से जुड़ी खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग पड़ गई थी। ब्रिटिश भारत के 2 संप्रभु राज्यों भारत और पाकिस्तान में बंटवारे से कई आकस्मिक परिवर्तन आए। लाखों जानें गईं, कईयों की जिंदगियां पलक झपकते बदल गईं। शहर बदले, भारत बदला, एक नए देश का उदय हुआ, और ऐसा जनसंहार, हिंसा एवं विस्थापन हुआ जिसका इतिहास में पहले कोई उदाहरण न था। इसके बाद सबसे पहले देखिए, बंटवारे के कुछ अनुभव हैं, वो यहाँ पर आपके सामने कहानियों के रूप में साझा किए गए हैं। यहाँ पर आपके सामने 3 घटनाएं दी जा रही हैं जिनका बयान उन दुखद दिनों से गुजरे लोगों से 1993 में एक शोधकर्ता के आगे किया था। यहाँ पर अपना दुख बयान करने वाले लोग जो थे पाकिस्तानी थे, और जो रिसर्चर था, शोधकर्ता जो था, वो भारतीय था। तो सबसे पहले हम उन कहानियों से परिचित होंगे। वो कहानियां हमें क्या बताती हैं? तो शोधकर्ता की रिपोर्ट में पहली कहानी है, मैं 1992 की सर्दियों में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के इतिहास विभाग के पुस्तकालय में जाया करता था। वहाँ अब्दुल लतीफ नामक एक धर्मनिष्ठ अधेड़ सज्जन मेरी बहुत मदद किया करते थे। वे मुझे आवश्यक सामग्री मुहैया करा देते थे। यानी जैसे ही ये कुछ अनुरोध करता था विभाजन को लेकर, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय के कैसे अनुभव रहे, उनके फोटोग्राफ्स वगैरह की ये डिमांड करते थे, तो अब्दुल लतीफ इन्हें वो प्रोवाइड करवाते थे। अब एक दिन इनके मन में जिज्ञासा हुई, यानी ये शोधकर्ता जो है, इनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये व्यक्ति जो है हमारी मदद इतनी क्यों करता है, क्यों इतना ज़्यादा हमारी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर वही है, मेरे काम के प्रति उनका यह रवैया मुझे इतना अनोखा लगता था कि एक दिन मैंने अपने आप को मैं रोक नहीं पाया और पूछ ही बैठा, लतीफ़ साहब, आप ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़कर मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं? अपनी घड़ी पर नज़र डालकर उन्होंने लपक कर अपनी नमाजी टोपी उठाई और कहा, अभी तो मुझे तुरंत नमाज के लिए जाना है, हाँ, पर लौटकर मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और आधे घंटे बाद वो अपने ऑफिस लौटते हैं, और ऑफिस लौटते ही उन्होंने कहानी सुनाना स्टार्ट किया है। हाँ, आपका सवाल, मेरा मतलब है मेरे वालिद, यानी वालिद का मतलब इनके पिता जम्मू से थे। जम्मू जिले के एक छोटे से गांव के हम लोग बासिंदे। इस गांव में हिंदुओं का दबदबा था, और अगस्त 1947 में इलाके के हिंदू गुंडों ने गांव की तमाम मुसलमान आबादी को मार डाला। देखिए, यहाँ पर आपको हाइपर नहीं होना, उग्र नहीं होना है। ऐसा ही अनुभव जो है भारतीयों के साथ भी रहा है।
जैसे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो यहाँ से भारत से पाकिस्तान गए हैं, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा है, और जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए उनके साथ भी यही अनुभव रहा। वहाँ की जो बहुसंख्यक जनता थी, बहुसंख्यक जो जाति के या धर्म के लोग थे, उन लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिस वजह से उन्हें अपना पैतृक जमीन को छोड़ना पड़ा। एक रोज तीसरे पहर जब हिंदुओं की भीड़ का पागलपन अपनी हदें पार कर रहा था, तो मेरे अब्बा को पता चला कि गांव में शायद वे ही एकमात्र मुस्लिम नौजवान हैं जो जिंदा बचे हैं। अपने पूरे खानदान को वे पहले ही इस कत्लेआम में खो चुके थे और अब भागने के रास्ते ढूंढ रहे थे। उन्हें एक दयालु बुजुर्ग हिंदू पड़ोसन का ख्याल आया और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कैसे भी करके वो उन्हें बचा लें। वे अब्बा की मदद को राजी तो हो गई, मगर बोली, बेटा अगर तुम यहाँ छिपते हो तो वे लोग हम दोनों को ही धर लेंगे। यानी जो हिंदू महिला थी, उसको ये पता था कि अगर हिंदू दंगाइयों को पता चल गया तो वो इस मुस्लिम को तो मारेंगे ही मारेंगे और इस हिंदू महिला को भी गद्दारी के जुर्म में मार देंगे। इससे कोई फायदा नहीं होगा, तुम मेरे पीछे पीछे वहां चलो जहां इन लोगों ने मुर्दों के ढेर लगा रखे हैं। तुम वहां मुर्दे जैसे बनकर लेट जाना और मैं तुम पर कुछ लाशें डाल दूंगी। बेटा सारी रात मुर्दों के बीच ऐसे ही लेटे रहना और सुबह पौ फटते ही, यानी सुबह भोर होते ही जी जान से सियालकोट की तरफ दौड़ जाना। सियालकोट जो पाकिस्तान का पार्ट है। मेरे अब्बा यह सुझाव मान गए। फिर वे दोनों वहां गए जहां पर लाशें पड़ी थी। अब्बा चुपचाप जमीन पर लेट गए और बूढ़ी माई ने, यानी बूढ़ी माता ने, उन पर कई लाशें डाल दी। कोई घंटे भर बाद हथियारबंद हिंदू दंगाइयों का एक जत्था वहां आ धमका। उनमें से एक चिल्लाया, किसी में कुछ जान बची है? यानी वहां पर लोगों को लगा कि शायद कोई जिंदा हो तो उसको भी दोबारा से पकड़ के मार दो। और दूसरे लोग अपनी अनगढ़ लाठियों और बंदूकों से उस ढेर में जिंदगी के आसार तलाशने लगे। कोई चिल्लाया, अरे उस लाश की कलाई पर घड़ी है। जैसा कि अक्सर होता है दंगा वगैरह में, लोगों को कुछ बहुमूल्य सामान या कुछ अच्छी वस्तु मिलती है तो उसको उठा लाते हैं। अरे उस लाश की कलाई पर घड़ी है। उसने राइफल का कुंदा जोर से अब्बा की उंगलियों पर दे मारा। अब्बा जी बताया करते थे कि घड़ी वाली कलाई की फैली हथेली को बिल्कुल बिना हिलाए रखना उनके लिए कितना मुश्किल था। किसी तरह कुछ सेकंड तक वे ऐसा करने में कामयाब रहे। तभी दंगाइयों में से कोई बोला, अरे घड़ी ही तो है, चलो चलो यहां से अंधेरा होने लगा है। उनके पिता यानी अब्बा जी की तकदीर अच्छी थी कि वे लोग चले गए और मेरे अब्बा पूरी रात उस मरघट के माहौल में लेटे रहे। सुबह की उजास होते ही, सुबह का उजाला होते ही वे सचमुच अपनी जान लेकर ही भागे। सियालकोट पहुंचने तक वे रुके ही नहीं। तो इसके बाद फिर उसने बताया है, मैं आपकी मदद इसलिए करता हूं कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा की मदद की थी। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा कर उतार रहा हूं। यानी उसका अनुभव यह है कि मेरे पिता की मदद जो है हिंदू व्यक्ति ने, हिंदू महिला ने की थी, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आप जो फोटोग्राफ या दंगे की जो भी सबूत वगैरह, जो भी कहानियां आप ढूंढ रहे हैं, उनको लाने में मैं आपकी मदद इसलिए कर रहा हूं। इसके बाद इसने कहा है, मैंने कहा, मगर मैं तो हिंदू नहीं, सिख खानदान से या हद से हद एक मिले जुले हिंदू सिख खानदान से हूं। मैं ठीक ठाक नहीं जानता कि आपका मजहब क्या है। आप केस भी नहीं रखते, यानी व्यक्ति बोल रहा है, अब्दुल लतीफ बोल रहे हैं, और मुसलमान भी नहीं है। सो मेरे लिए तो आप हिंदू ही हैं, और मैं जो थोड़ा बहुत आपके लिए करता हूं वह इसलिए कि हिंदू माई ने मेरे अब्बा को बचाया था। यानी ये व्यक्ति अपने पिता को बचाने का एहसान चुका रहा है। अब एक कहानी और है। बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। शोधकर्ता का दूसरा किस्सा लाहौर के एक यूथ हॉस्टल के मैनेजर के बारे में है। मैं जगह की तलाश में हॉस्टल गया था और वहां मैंने तुरंत अपनी नागरिकता की घोषणा कर दी। मैनेजर ने कहा कि आप हिंदुस्तानी हैं, इसलिए आपको मैं कमरा तो नहीं दे सकता, मगर आपको चाय पिला सकता हूं और एक किस्सा सुना सकता हूं। तो ऐसे में शोधकर्ता रुक गया है उस कहानी को सुनने के लिए, क्योंकि ये उसी तरह की कहानियों को इकट्ठा कर रहे थे। तो यहाँ पे होटल का मैनेजर है, वो कहानी सुनाना स्टार्ट करता है कि 50 के दशक के शुरुआती हिस्से में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं वहाँ पाकिस्तानी दूतावास में क्लर्क था। मेरे एक लाहौरी दोस्त ने मुझे एक रुक्का यानी छोटी चिट्ठी दी थी, जो कभी उसके पड़ोसी रहे व्यक्ति को देनी थी, और वह व्यक्ति आजकल दिल्ली के पहाड़गंज में रह रहा था। एक दिन मैं अपनी साइकिल लेकर पहाड़गंज को चल पड़ा। जैसे ही मैंने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास वाले कैथीड्रल यानी बड़ा गिरजाघर जो है इसको पार किया, मुझे एक सिख साइकिल पर जाता दिखाई दिया। उसे रोककर मैंने पंजाबी में पूछा, सरदार जी पहाड़गंज का रास्ता किधर से है? यानी जो मुस्लिम व्यक्ति है, मैनेजर जो है, इसने उस सरदार जी से पूछा है कि पहाड़गंज का रास्ता किधर है, और वो भी पंजाबी भाषा में। तो इन्होंने सरदार जी ने पूछा है, क्या तुम शरणार्थी हो? नहीं, मैं लाहौर से आया हूं, मैं इकबाल अहमद हूं।
इकबाल अहमद, इन सरदार जी एकदम चौंक गए हैं, और वो भी लाहौर से। रुको रुको, अब यहाँ पे मैनेजर साहब जो हैं उनको लगता है कि शायद ये हमारी हत्या कर देगा, क्योंकि उस समय तो दंगों का दर्द ताज़ा ताज़ा था। तो ऐसे में इकबाल के सामने रुकने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था, उन्हें रुकना पड़ा। वह रुको की आवाज़ मुझे बेरहम हुक्म जैसी सुनाई दी, और मैंने सोचा कि अब तो मैं गया, ये सिख मुझे खत्म ही कर देगा। पर कोई और चारा ही नहीं था, इसलिए मैं रुक गया। वह भारी भरकम सिख दौड़ता आया और उसने मुझे कसकर भींच लिया, गले लगा लिया। भीगी आंखों से उसने कहा, बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। मैं मिलने को तरस रहा था, पर यहाँ पंजाबी बोलने वाले मुसलमान मिलते ही नहीं हैं। नहीं, शायद वो जो व्यक्ति है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आया था शरणार्थी के रूप में और भारत का निवासी बन गया। तो पंजाब का जो प्रांत था वहाँ पे हिंदू और मुसलमान और सिख सभी पंजाबी भाषा में बात करते थे। तो यहाँ पर इसी वजह से सरदार जी ने इसको गले लगा लिया है, क्योंकि उन्हें अब तक भारत में ऐसा कोई मुसलमान नहीं मिला जो कि पंजाबी में बात करता हो। ये उसी पंजाब प्रांत के लोग थे जो कि सिख और मुसलमान दोनों ही पंजाबी प्रांत में बात कर सकते थे। तो ये दो कहानियां हो गई। अब एक कहानी और है, ना नहीं तुम कभी हमारे नहीं हो सकते, यानी एक नफरत की कहानी है। इस व्यक्ति के मन में हिंदुस्तानियों को लेकर बहुत ज़्यादा नफरत भरी हुई है। मुझे अभी भी 1992 में लाहौर में मिले एक आदमी की बहुत अच्छी तरह याद है। वह गलती से मुझे विदेश में पढ़ने वाला पाकिस्तानी समझ बैठा था। जाने किस वजह से वो मुझे पसंद करने लगा था। वह मुझसे अनुरोध कर रहा था कि पढ़ाई पूरी करके मैं कौम की, यानी अपनी जो मुस्लिम धर्म है उसकी खिदमत करने के लिए वापस लौट आऊँ। मैंने कहा कि मैं लौटूंगा, लेकिन बातचीत के दौरान मैंने जब बताया कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो एकदम से उसका लहजा जो है, यानी उसकी जो टोन थी, बदल गई, और अपने आप को भरसक रोकते रोकते ही उसके मुंह से निकल आया, ओ हिंदुस्तानी। मैं समझा था पाकिस्तानी है। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि मैं अपने आप को दक्षिण एशियाई मानता हूँ, लेकिन वह अड़ा रहा, ना नहीं तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। इस व्यक्ति के मन में हिंदुस्तानियों को लेकर, हिंदुओं को लेकर इतनी नफरत भरी हुई थी, इसने साफ साफ कह दिया कि तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। तुम्हारे लोगों ने 1947 में मेरा पूरा का पूरा गांव साफ कर दिया था। हम कट्टर दुश्मन हैं और हमेशा रहेंगे। अब देखिए, ऐसे ही अनुभव जो है, जो कि पाकिस्तान से भारत आए लोग हैं, तो उनके मन में भी यही अनुभव है। तो यहाँ पर आप ये आरोप लगाएं कि किताब में केवल पाकिस्तानियों की कहानी छाप दी गई है, हिंदुस्तानियों की नहीं छापी, तो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है जो शोध करता है वो हिंदुस्तानी है और दर्द बयां करने वाले लोग पाकिस्तानी हैं। ऐसी ही कहानियां जो हैं, कई पाकिस्तान के शोधकर्ता भी अपने भारत में आए, उन्होंने भी जो विस्थापन में आए हुए लोग थे उनसे वो दर्द जाना, तो उन्होंने भी पाकिस्तानियों के बारे में, वहाँ के मुसलमानों के बारे में यही सब बातें दोहराई जैसी इन लोगों ने हमारे यहाँ के बारे में कही हैं। तो ऐसे करके आपने 3 कहानियां सुन ली हैं, तो ऐसे करके आपको इस दर्द का तो अनुभव हो गया होगा। ऐतिहासिक मोड़, बंटवारा या महाध्वंस, होलोकॉस्ट। अभी जो संस्मरण पेश किए गए हैं उनसे बंटवारे के दौरान हुई चौतरफा हिंसा का पता चलता है। देखिए, हिंसा में केवल लोगों की हत्या नहीं हुई, बल्कि महिलाओं का, लड़कियों का बलात्कार हुआ। हजारों लाखों की संख्या में महिलाओं को पकड़ कर दास बना लिया गया, उनका बलात्कार किया गया। आपने गदर मूवी देखी होगी, तो गदर मूवी में जो सीन है ना, उससे भी भयंकर स्थिति थी। और आपको एक फैक्ट की बात ये भी बताऊं, जिस समय गदर मूवी में वो सीन शूट किया जा रहा था, फिल्माया जा रहा था, उस समय जब वो सेट तैयार किया गया था, जब वो ट्रेन आई थी, कोयले से चलने वाली भाप वाली ट्रेन आई थी, तो उस समय गदर के सेट पे मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि लोगों को वो एहसास हुआ जो कि उन्होंने कहानियों में, किस्तों में सुना था कि इस तरह का माहौल उस समय रहा था। कई लाख लोग मारे गए, ना जाने कितनी औरतों का बलात्कार और अपहरण हुआ, करोड़ों उजड़ गए, रातों रात अपनी अजनबी जमीन पर रिफ्यूजी यानी शरणार्थी बनकर रह गए। इंसानी नुकसान का कोई सटीक हिसाब लगाना नामुमकिन है। काबिल और जानकार विद्वानों ने इनके अनुमानों में भी मरने वालों की संख्या 20 लाख से 50 लाख तक रही है, और शायद यही अनुमान सही है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच रातों रात खड़ी कर दी गई सरहद के इस या उस पार जाना पड़ा। यानी कहने का मतलब क्या है, कागज के एक टुकड़े पर दस्तखत मात्र होने से 2 देश बन गए, और रातों रात एक दीवार खड़ी हो गई। तो लोगों से यही विकल्प था, या तो आप इस पार जाओ या उस पार जाओ। जैसे ही उन्होंने इसे छाया सीमा यानी शैडो लाइन, दोनों नए राज्यों के बीच की सरहद औपचारिक आज़ादी के 2 दिन बाद तक भी अधिकृत रूप से तय नहीं थी कि कहाँ से सरहद खिंचेगी, से ठोकर खाई और वो लोग बेघर हो गए। पलक झपकते उनके माल असबाब हाथ से जाते रहे, दोस्त रिश्तेदार सब बिछड़ गए, अपनी जड़, मकान, खेत खलियान, कारोबार, इन सब से वो महरूम हो गए। अपनी स्थानीय संस्कृति से क्षेत्रीय संस्कृतियों से वो वंचित हो गए।
देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक और इमेज दी हुई है बंटवारे की। लोग बैलगाड़ी के जरिए विस्थापन कर रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पर विभाजन का जो दंगा है लगभग गृह युद्ध था और ये लगभग 16 माह तक चला है। क्या यह महज एक विभाजन, एक कमोबेश व्यवस्थित संवैधानिक फैसला, आपसी रजामंदी के आधार पर इलाके और संपत्तियों का सामान बंटवारा भरता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। या इसे 16 माह का गृह युद्ध कहा जाए क्योंकि पाले के दोनों तरफ पूरी की पूरी आबादियों का दुश्मनों की तरह सफाया कर देने के लिए सुनियोजित कोशिशें की जा रही थी और इसके लिए संगठित गिरोह कमर कसे खड़े थे। जिंदा बच जाने वाले 1947 को अक्सर कई दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हैं, मार्शल लॉ, मारामारी और रौला या हुल्लड़। विभाजन के दौरान हुई हत्याओं, बलात्कार, आगजनी और लूटपाट की बात करते हुए समकालीन प्रेक्षकों और विद्वानों ने कई बार महाध्वंस होलोकॉस्ट शब्द का उल्लेख किया है। होलोकॉस्ट शब्द के बारे में हम लोगों ने 9th में जो जर्मनी वाला चैप्टर था, नासी वाला चैप्टर था, वहां पे पढ़ा था। तो नासीवाद वाले चैप्टर में आपको याद होगा जो हिटलर है, हिटलर को अपने आप पर बहुत गुरूर था। उसको लगता था कि वो उसके अंदर जो खून है, उसकी रगों में जो खून है वो प्योर खून है, यानी वो प्योर आर्यन है, प्योर अपने आप को आर्य मानता है। जबकि जो उसके सामने यहूदी लोग हैं ये निम्न नस्ल के हैं, तो उन लोगों को, इन निम्न नस्ल के लोगों को खत्म कर देना चाहिए। तो इसके लिए हिटलर ने उनके खिलाफ एक नकारात्मक हिंसा फैलाई है और लाखों की संख्या में यहूदी लोगों को सुनियोजित तरीके से मार दिया गया है। तो इस घटना को जो है होलोकॉस्ट का नाम दिया गया है, यानी ये सामूहिक जनसंहार था जिसको होलोकॉस्ट का नाम दिया गया। तो यहाँ पर आपको वही कहानी बताई गई है। आपने कक्षा 9 में नासी शासन के दौरान हुए जर्मन होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा होगा। इस लिहाज से देखें तो 47 में भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ घटा उसकी भीषणता को होलोकॉस्ट शब्द से ही समझा जा सकता है। यानी ये हादसा जो इतना जघन्य और बर्बर था कि विभाजन, बंटवारे या तकसीम जैसे शब्दों से उनके सारे पहलू सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई फर्क नहीं था। यानी कि जर्मन में जो हॉलोकॉस्ट हुआ है और भारत में जो नरसंहार हुआ है इसमें कोई फर्क नहीं था। फर्क था। फर्क ये था कि जर्मनी में जो कुछ हुआ उसके लिए वहां का प्रशासनिक तंत्र जो है, पूरी सरकार जो है उन लोगों को मारने पर लगी पड़ी थी और यहां पर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मारने पर लगी पड़ी थी। 1947-48 में भारतीय उपमहाद्वीप में सफाई की कोई सरकारी मुहिम नहीं चली, जबकि नासी जर्मनी में यही हो रहा था। इन नासी जर्मनी में यहूदियों को मारने के लिए जो उस समय की जो जर्मन सरकार है, यानी कि हिटलर की जो सरकार थी, उसने मुहिम चलाई थी, अपने पूरे प्रशासन को यहूदियों को मारने के लिए लगा दिया था। जबकि हमारे ऐसा ना हुआ। भारत विभाजन के वक्त जो नस्ली सफाया हुआ वह सरकारी निकायों की नहीं बल्कि धार्मिक समुदायों के स्वयंभू प्रतिनिधियों की कारगुजारी थी। यानी हमारे यहाँ जो दंगा भड़का वो किसी और की नहीं, सरकार ने ऐसा नहीं चाहा, बल्कि लोगों की जो धार्मिक समुदाय थे उनकी जो कट्टरता थी उनकी वजह से ऐसा हुआ। अब देखिए, यहां पर वही बात मैं बोल रहा हूं जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वाले और पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले दोनों ही बंटवारे की उपज है। यानी जो लोग आज वर्तमान में भारत को गाली देते हैं और भारत के लोग पाकिस्तान को गाली देते हैं, तो ये सब चीजें कहाँ, ये सब जो नफरत बनी हुई है ये बंटवारे का ही अनुभव है। कई बार गलतफहमी में लोग यह मान लेते हैं कि भारतीय मुसलमानों की वफादारी पाकिस्तान के साथ है और ठीक ऐसे ही जो है पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ सलूक होता है। उनसे भी कहा जाता है कि आप लोगों की वफादारी हिंदुस्तान के साथ है। मसलन कई लोगों को लगता है कि मुसलमान क्रूर होते हैं, कट्टर होते हैं, गंदे होते हैं और हमलावरों के वंशज हैं, जबकि हिंदू दयाल, उदार, शुद्ध और जिन पर हमला किया गया उनके वंशज हैं। ऐसा भारत में रहने वाले लोग सोचते हैं। अब देखिए, पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में क्या सोचते हैं वो बताया गया है। कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान निष्पक्ष, बहादुर, एकेश्वरवादी यानी एक ईश्वर की पूजा करने वाले और मांसाहारी होते हैं, जबकि हिंदू जो है काले, कायर, बहु-ईश्वरवादी और शाकाहारी होते हैं। यानी कि ये हिंदुओं को कायर मानते हैं क्योंकि हिंदू मांस नहीं खाते हैं, हिंदू हत्या नहीं करते हैं, किसी जीव की हत्या नहीं करते हैं, तो कायर मानते हैं। तो ऐसे करके ये जो रूढ़वादी धारणाएं हैं ये भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के लोगों के मन में बनी हुई हैं। इतिहासकार इन धारणाओं में मौजूद गलतफहमियों की बार बार आलोचना करते रहे हैं, लेकिन दोनों ही देशों में घृणा के ये स्वर शांत होने का नाम नहीं लेते हैं। सांप्रदायिक टकराव ने इन पिछली स्मृतियों को जिंदा रखने का काम किया है। जब जब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं तो ये बात निकल कर आती है कि काश ये मुसलमान यहाँ से चले गए होते, काश ये हिंदू
पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है तो वहाँ लोग कहते हैं काशी हिंदू या तो खत्म ही हो गए होते या फिर यहाँ से चले गए होते। तो जब सांप्रदायिक टकराव होते हैं, हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं, उस समय लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। खास करके भारत में तो जब पाकिस्तान कोई व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति जो है इस तरह की हरकत करता है, किसी दंगे वगैरह में इन्वॉल्व होता है, किसी कांड में इन्वॉल्व होता है, तो उससे कहा जाता है कि हिंदुस्तानी तो है ही नहीं, ये तो पाकिस्तानी है। तो बंटवारे के दौरान हुई हिंसा की कहानियों को सांप्रदायिक समूह विभिन्न समुदायों के आपसी फासले को और गहरा करने के लिए बार बार दोहराते हैं। आप समझ रहे हैं यहाँ पे कौन दोहराता है? ये सांप्रदायिक समूह। यानी लोग तो भूलना चाह रहे हैं, लेकिन जो सांप्रदायिक समूह है, राजनीतिक पार्टियां हैं, अपना वोट बैंक बटोरने के लिए, अपना वोट बटोरने के लिए इस तरह की कहानियों को लोगों के जहन में फिर से जिंदा करती हैं, ताकि ये नफरत फिर से बनी रहे और वोटों का ध्रुवीकरण करा के वो चुनाव जीते जाएं। वे लोगों के जहन में संशय और अविश्वास पैदा करते हैं, सांप्रदायिक रूढ़ छवियों को मजबूत करते हैं। सांप्रदायिकतावादी जो रूढ़ छवियां हैं उनको मजबूत करते हैं और इस निराधार सोच को हवा देते हैं कि हिंदू, सिख, मुसलमान, इन समुदायों के बीच सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और इनके हित एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। इस बात की वो बार बार दृढ़ता के साथ कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के संबंध बंटवारे की इस विरासत से गहरे तौर पर तय होते रहे हैं। यानी जो बंटवारा हुआ, बंटवारे में जो दर्द मिला, इससे हमारे संबंध तय होते रहे हैं और आज तक हमारे संबंध मधुर नहीं हो पाए हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक इमेज और है। एक व्यक्ति माथा पकड़े हुए बैठा है, यहाँ पर इसका सामान लदा हुआ है, इसके साथ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, सब उसी समय विभाजन की तस्वीरें हैं। अब देखिए आपके चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से होती है, विभाजन क्यों और कैसे हुआ। तो विभिन्न इतिहासकारों के विभाजन को लेकर विभिन्न मत हैं, अलग अलग थ्योरी पेश की गई हैं। इसमें पाकिस्तानी इतिहासकार भी शामिल हैं, भारतीय इतिहासकार भी शामिल हैं, कुछ चिंतक भी हैं, विश्लेषक भी हैं, जिन्होंने अपनी थ्योरी यहाँ पे पेश की है कि विभाजन क्यों हुआ। कुछ इतिहासकार भारतीय भी और पाकिस्तानी भी यह मानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की यह समझ कि औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र थे, मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू की जा सकती है। यह इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि 1947 की घटनाएं मध्य और आधुनिक युगों में हुए हिंदू मुस्लिम झगड़ों के लंबे इतिहास से बारीकी से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा हुआ है, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग मुस्लिम शासकों को पाते हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुस्लिम शासकों का एकाधिपत्य रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो कई लोग ये मानते हैं, कुछ इतिहासकार भी ऐसा मानते हैं, कि हिंदू मुस्लिम झगड़े की जो जड़ थी वो उसी मध्यकाल में पड़ गई थी और आते आते ये स्वतंत्रता संग्राम में और ज़्यादा गहरी हो गई है और बात इतनी ज़्यादा बिगड़ी है कि फिर दो राष्ट्र बनाने पड़े हैं। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। अगर हम मध्यकाल के इतिहास को देखें तो हम ये पाते हैं कि वहां पर भी कुछ ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने हिंदुओं को प्रश्रय प्रदान किया है, हिंदुओं को अपने शासन में शामिल किया है, हिंदुओं के साथ विवाह संबंध स्थापित किए हैं। मुगल काल इस बात का एक एग्जाम्पल है, यूनिक एग्जाम्पल है। और अकबर ने तो दोनों धर्मों में, हिंदू मुसलमानों में भाईचारे को फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी किए हैं। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह तर्क इस बात को अनदेखा कर देता है कि इन समुदायों में झगड़ों का इतिहास मेलजोल के लंबे इतिहास के साथ साथ चला है। झगड़े तो रहे हैं, झगड़े हर देश काल परिस्थिति में रहे हैं, लेकिन मेलजोल का इतिहास भी लंबा रहा है। फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि हिंदू मुसलमानों में कई तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान रहे हैं, ये बात यहां पर कही गई है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि देश का बंटवारा जो है एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुई। देखिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में आपको पता होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया था, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। तो मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्रों का सांप्रदायिक राजनीति की प्रगति पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये यहाँ पर कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, जो आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया था, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र जो बनाए गए थे, इसका सांप्रदायिक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा और यहीं से इन लोगों के मन में पृथक होने की भावना जाग गई। पृथक चुनाव क्षेत्रों की वजह से मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस व्यवस्था में राजनीतिज्ञों को लालच रहता था कि वह सामुदायिक नारों का इस्तेमाल करें और अपने धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों को नाजायज फायदा पहुंचाएं। यानी एक बात यह भी है कि भाई राजनीति में हर तरह की चीजें जायज होती हैं। लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों से वोट लें, धार्मिक भावनाओं को भड़का कर, जातिगत भावनाओं को भड़का कर वोट लेंगे, और होता भी है, वर्तमान में भी हम लोग देखते हैं। तो कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये जो फसाद की जड़ है यहीं से निकली हुई है।
इस तरह से उभरती हुई आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में धार्मिक अस्मिताओं का क्रियाशील प्रयोग होने लगा। चुनावी राजनीति इन अस्मिताओं को ज्यादा गहरा और पक्का बनाने लगी। हालांकि भारतीय राजनीति पर पृथक चुनाव क्षेत्रों का अच्छा खासा असर पड़ा। हमें इनके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए और न ही हमें यह मानना चाहिए कि बंटवारा पृथक चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष देन है। ठीक है, ये कारण भी नहीं है। इतिहासकार कहते हैं ये कारण भी ठोस कारण नहीं है। अब यहां पर आगे कहानी बढ़ती है। आगे कहानी बढ़ने से पहले इन बॉक्स में छोटी छोटी कहानियां दी हुई हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। लखनऊ समझौता। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ है। तो दिसंबर 1916 में हुआ यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसे इस समय यूपी में आधारित युवा पार्टी नियंत्रित करती थी, के आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकारा था। तो देखिए, यहां पर आप क्या करेंगे, आप लोग इसी के अंदर हेडिंग डाल दीजिए लखनऊ समझौता, क्योंकि यहाँ चैप्टर के नोट्स नहीं बनवाए जाएंगे। यहाँ पर विचार विमर्श मंथन है। आप जितना अच्छा मुझे सुन लेंगे यहाँ पर, उतना अच्छा आपको तैयार हो जाएगा। तो आप इसको सुनिए, समझिए, और जहां पर कुछ पॉइंट आएंगे, कुछ तथ्य आएंगे, उनको मैं नोट डाउन करवा दूंगा। इसमें लिख लेना आप, यह समझौता दिसंबर 1916 में हुआ। यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दिसंबर 1916 में हुआ। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकारा। अब देखिए, यहां पर ये आपने लिख ही लिया है, तो आप यहां पर इसको पहला पॉइंट बना दीजिए। सेकंड पॉइंट पे आप यहां पर लिखेंगे। अब देखिए, मैं यहां पे हिंट के लिए लिखवाई देता हूं, ताकि अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो आप बता पाए। कुछ इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि 1947 की घटनाएं मध्य और आधुनिक युगों में हुए हिंदू मुस्लिम झगड़ों के लंबे इतिहास से बारीकी से जुड़ी हुई हैं। यह आपका सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि अंग्रेजों द्वारा 1909 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्रों का सांप्रदायिक राजनीति की प्रगति पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्या आप थर्ड पॉइंट के रूप में बना दीजिए। देखिए, मैं पॉइंट इसलिए लिखवा रहा हूं, जब भी आप आंसर राइटिंग करें और वहां पर आपको एनालिसिस करना हो, विश्लेषण करना हो, तुलना करनी हो, तो वहां पर आप ये जो तथ्य हैं, जो इतिहासकारों का मत है, वो प्रस्तुत कर सकते हैं कि कुछ इतिहासकारों ने इसको माना है, कुछ इतिहासकारों ने इसको माना है, और ये बात क्यों सच नहीं होती है, उसका खंडन भी आप कर सकें। इसलिए मैं आपको हिंट के लिए लिखवा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर आर्य समाज के बारे में कुछ बताया गया है। 19वीं सदी के आखिरी दशकों और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी का यह उत्तर भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन खासतौर पर पंजाब में सक्रिय था। आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था। यानी आर्य समाज की स्थापना किसने की है, वो सब आप लोग जानते होंगे। दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक हैं। इनका उद्देश्य क्या था, वेदों की ओर लौटो, यानी कि ये वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान करना चाहते थे, ये भी आप जानते हैं। आप आर्य समाज के बारे में यहां पर आप नोट करके लिख लेना, नोट करके यहां पे आर्य समाज के बारे में नोट करके, आर्य समाज इसमें लिख लेना, यह उत्तर भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन खासतौर पर पंजाब में सक्रिय था। आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था। यहां तक बात कंफर्म हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बीच बीच में जो तथ्य मिलेंगे हमें, हम कुछ ना कुछ अपनी हिंट के लिए नोट करते जाएंगे, जिससे कि आपको ये नहीं लगे कि आज के चैप्टर में कुछ लिखवाया ही नहीं। अब यहां पे बात करते हैं 20वीं शताब्दी की। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सांप्रदायिक अस्मिताएं कई अन्य कारणों से भी ज्यादा पक्की हुई। 1920 और 1930 के दशकों में कई घटनाओं की वजह से तनाव उभरे। मुसलमानों को मस्जिद के सामने
संगीत, गौरक्षा आंदोलन और आर्य समाज की शुद्धि की कोशिशें, यानी जो लोग मुसलमान बन चुके थे उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाने की जो कोशिशें हैं, तो उनकी वजह से भी मुसलमानों को गुस्सा आने लगा। दूसरी ओर हिंदू 1923 के बाद तबलीग और तंजीम संगठन के विस्तार से उत्तेजित हुए। जैसे जैसे मध्यवर्गीय प्रचारक और सांप्रदायिक कार्यकर्ता अपने अपने समुदायों में लोगों को दूसरे समुदायों के खिलाफ लामबंद करते हुए ज्यादा एकजुटता बनाने लगे, देश के विभिन्न भागों में दंगे फैलते गए। कहने का मतलब यह है कि जो धार्मिक संगठन बने हैं, जैसे आर्य समाज बना है, आरएसएस की स्थापना भी इसी दशक में हुई है, तो इन कुछ संगठनों ने जो ये भावनाएं हैं हिंदू मुस्लिम वाली, इनको और ज्यादा प्रगाढ़ किया है। यहाँ पर बताने का कोशिश की जा रही है, और इसी वजह से मुसलमानों को भी फिर उग्र होना पड़ा है। ये भी यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है। तो यहां पर आप चौथा पॉइंट आप लिख लेना, इसमें लिखेंगे 1920 और 30 के दशकों में कई घटनाओं की वजह से तनाव उभरे। इसी में सब पॉइंट मुसलमानों को मस्जिद के सामने संगीत, गौरक्षा आंदोलन और आर्य समाज की शुद्धि की कोशिशों पर गुस्सा आया। यह आपका चौथे का सब पॉइंट है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी आप किसी मस्जिद में या कभी हिंदुओं की कोई प्रार्थना चल रही हो और उसके सामने कोई तेज आवाज में अपना अलग ही एक डीजे बजाए, अलग ही सॉन्ग चलाए, तो ऐसे में व्यवधान उत्पन्न होता है। लोगों को लगता है कोई हमारी आराधना का, कोई हमारी इबादत का मजाक उड़ा रहा है, उसमें खलल डाल रहा है। मस्जिद के सामने संगीत यानी किसी धार्मिक जुलूस के द्वारा नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर संगीत बजाए जाने से हिंदू मुस्लिम हिंसा हो सकती थी। रूढ़िवादी मुसलमान इसे अपनी नमाज या इबादत में खलल मानते थे। यानी मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं में भी है। अगर हिंदुओं के मंदिर के आगे उनकी आरती का टाइम हो और उसी समय मुस्लिमों का जुलूस निकले और मंदिर के सामने नारेबाजी करे, तो ऑब्वियसली बात है हिंदुओं को लगेगा कि हमारे देवी देवताओं का ये लोग अपमान कर रहे हैं। फिर भी ऐसा कहना सही नहीं होगा कि बंटवारा केवल सीधे सीधे बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनावों की वजह से हुआ। अब यहां पर एक गर्म हवा फिल्म है, इसका डायलॉग दिया है। गर्म हवा फिल्म के नायक ने ठीक ही कहा, सांप्रदायिक कलह तो सन 1947 से पहले भी होती थी, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोगों के घर कभी नहीं उजड़े। भाई ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है सांप्रदायिक कलह 20वीं सदी के दशक में ही स्टार्ट हुई है, पहले भी होती आई थी, लेकिन उसकी वजह से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों के घर उजड़े हों। ये बात सही भी है। पहले की सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन में गुणात्मक फर्क है, और बंटवारे को समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज के आखिरी दशक की घटनाओं को भी बारीकी से देखना होगा। तो यहां पर कुछ घटनाओं को हम देखेंगे। यहां पर सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में समझाया है कि अक्सर सांप्रदायिकता की जो बात होती है, अखबारों में आप शब्द सुनते हैं, उसका मतलब क्या है। हमारी अस्मिताओं के कई अभिलक्षण हैं, यानी कि वे जटिल होती हैं। कुछ विशेष संदर्भों में लोग अपनी जटिल अस्मिताओं के कुछ चुने हुए पहलुओं जैसे धर्म को ज्यादा महत्वपूर्ण मान बैठते हैं। यानी हम सबकी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है, कुछ ना कुछ अस्मिता होती है। कभी हमारा जो है धार्मिक पहलू है, कभी हमारा जो है क्षेत्रीय पहलू है, कभी हमारा भाषागत पहलू है। लेकिन वर्तमान समय में लोग अपने धार्मिक या जातिगत पहलुओं को अपनी अस्मिता से बहुत ज्यादा जोड़ चुके हैं। लेकिन इसे सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता। सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। यानी सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। यानी सांप्रदायिकता वाली जो राजनीति होती है, ये बुनियादी जो धार्मिक पहचान है इसको अटल मानती है। वे इसे एक स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करते हैं, मानो लोग ऐसी पहचान लेकर ही पैदा हुए हैं और इसको कभी बदल नहीं सकते हैं। सांप्रदायिकता किसी भी समुदाय में एकता पैदा करने के लिए आंतरिक फर्कों को दबाती है। यानी ये एकता पैदा होने ही नहीं देती है, बल्कि उन पहलुओं को पकड़ती है जिनकी वजह से लोग भड़केंगे। उस समुदाय की एकता पर जोर देती है और उस समुदाय को किसी न किसी अन्य समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। यानी एक समुदाय की तो एकता पर जोर दे रही है, लेकिन किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए बल भी दे रही है। मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं को गैर बताकर उनका विरोध करती है, और ऐसे ही हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों को गैर समझकर उनके खिलाफ डटी रहती है। यानी पारस्परिक घृणा की जो हिंसा है, कहीं ना कहीं राजनीति के दौर में इसको बढ़ावा मिलता है। किसी भी बहुत धार्मिक देश में धार्मिक राष्ट्रवाद शब्दों का अर्थ भी सांप्रदायिकता के करीब करीब हो सकता है। यानी जिस देश में बहुत सारे लोग रह रहे हों, बहुत सारे धर्मों के लोग रह रहे हों, वहां पर धार्मिक राष्ट्रवाद का जो अर्थ है वो कभी कभी सांप्रदायिकता के अर्थ जैसा ही देखने को मिलता है। ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो देखिए यहाँ पर आप
सांप्रदायिकता का जो अर्थ है वो आप लिख लीजिए, नोट करके आप यहां पर सांप्रदायिकता का अर्थ लिख लीजिए। सांप्रदायिकता का उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। इसी में सब पॉइंट, ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। ये आपका नोट का सब पॉइंट है। ऐसे करके आपने सांप्रदायिकता के बारे में भी जान लिया है। इसके बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए, लेकिन इन चुनाव में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था, यानी सभी के पास मताधिकार नहीं था। कांग्रेस जो है इन चुनाव में विजयी रही है। कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है और 2 प्रांतों में उसने गठबंधन करके, ऐसे करके उसने साथ में अपनी सरकार बनाई है। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र थे वहां पर कांग्रेस ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन वो लोग जीत नहीं पाए हैं। परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई है, यानी कहने का मतलब यह है कि मुस्लिमों के लिए जो आरक्षित चुनाव क्षेत्र हैं उनमें मुस्लिम लीग के कैंडिडेट का भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, जो कि मुस्लिम बाहुल्य प्रांत था, मैं उसे एक सीट भी नहीं मिली है। यह मुस्लिम लीग की बात कही जा रही है कि मुस्लिम लीग को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में एक सीट भी नहीं मिल पाई है और पंजाब की 84 आरक्षित सीटों में से सिर्फ उसे 2 प्राप्त हुई हैं। सिंध में 33 में से सिर्फ 3 प्राप्त हुई हैं। यहां पर देखिए जो आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े ये बता रहे हैं कि उस समय तक मुसलमान जो हैं मुस्लिम लीग को अपना एकमात्र प्रतिनिधित्व करता नहीं मानते थे, और यही कारण है कि उस समय के मुस्लिमों ने मुस्लिम लीग को इतना ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया है। इसी वजह से मुस्लिम लीग जो है इन चुनाव में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे 1937 में प्रांतीय संसदों के गठन के चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था। 1937 के प्रांतीय संसदों के गठन के चुनाव में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था। कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और साथ में अपनी सरकारें बनाई, लेकिन मुस्लिमों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। यह आपका 5वें का पहला सब पॉइंट है। सेकंड सब पॉइंट, मुस्लिम लीग भी आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई। इसी में आगे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उसे एक सीट भी नहीं मिली। पंजाब की 84 सीटों में से उसे सिर्फ 2 प्राप्त हुई और सिंध में 33 में से 3 प्राप्त हुई। तो आपको यहां तक आइडिया लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय तक मुसलमान भी मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी मानकर नहीं चल रहे थे। अब इसके बाद मुस्लिम लीग ने क्या किया है, मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि वो उस समय का जो संयुक्त प्रांत है, जो कि वर्तमान का उत्तर प्रदेश है, इसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बनाए, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं हुई क्योंकि कांग्रेस का जो बहुमत था वो यूपी में पुख्ता था। संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन यहाँ कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत था, इसलिए उसने लीग की जो ये मांग थी इसको ठुकरा दिया, क्योंकि कांग्रेस को पता था यहाँ तो हम अपने आप ही जीत जाएंगे, इनकी जरूरत ही नहीं है, बेकार में इनका एहसान लेंगे। कुछ विद्वानों का ये तर्क है, इससे लीग के सदस्यों के दिलों में ये बात घर कर गई कि अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। यानी यहीं से लीग को ये एहसास हो गया कि वास्तव में अगर हम लोग इनके साथ जुड़े रहे,
इन हिंदुओं के साथ अपने आप में खड़े रहे तो ये होगा कि बहुमत के आधार पर इन लोगों को तो सीटें मिल जाएंगी, ये लोग तो बहुमत के आधार पर अपने कैंडिडेट निकाल ले जाएंगे, हमारे कैंडिडेट रह जाएंगे। तो यहीं से इनके मन में ये बात घर कर गई है। ऐसी समझ के पीछे लीग की यह मान्यता थी कि मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस एक हिंदू दल है, क्योंकि उस समय कांग्रेस में जो अधिकांश इसके कैंडिडेट थे वो हिंदू ही थे और संभ्रांत परिवारों से या उच्च परिवारों से आते थे। तो इस वजह से भी इन लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि कांग्रेस जो एक हिंदू पार्टी है और हम या हमारे लोगों की बात कांग्रेस कभी नहीं सुनेगी, ऐसी बात इनके मन में बैठ गई है। सिंध में भी लीग सरकार नहीं बना पाई थी और केवल 10 साल बाद इन सभी प्रांतों में पाकिस्तान बनाया गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिन प्रांतों में कभी लीग का सिक्का जमा ही नहीं था, 10 साल बाद उन्हीं प्रांतों को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम पर हड़प लिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जिस समय तक वहाँ के लोग कभी भी ये नहीं मानते थे कि मुस्लिम लीग हमारा संगठन है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, और वही लोग जो हैं फिर मुस्लिम लीग के अधीन हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, वो सब चीज़ें जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 में के 2 पॉइंट लिखे हैं। इसी में थर्ड सब पॉइंट लिखेंगे। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इससे लीग के सदस्यों के दिलों में यह बात घर कर गई, घर का मतलब बैठ गई कि अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, ये आपने लिख दिया होगा। अब देखिए मुस्लिम लीग के बारे में बताया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? मुस्लिम लीग को 1906 में ढाका में शुरू किया गया। जल्दी लीग यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभ्रांत वर्ग के प्रभाव में आ गई और 1940 के दशक में पार्टी भारतीय महाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता या फिर पाकिस्तान की मांग ये करने लगी। तो आप यहाँ पर केवल नोट में करके लिख लीजिए, नोट करके मुस्लिम लीग के बारे में, कि मुस्लिम लीग को 1906 में ढाका में शुरू किया गया। ये आपका नोट केवल इतना ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हिंदू महासभा के बारे में बताया गया। हिंदू महासभा का गठन कब हुआ है, तो ये भी आप नोट 2 कर दीजिए। यहाँ पर वो आपने नोट 1 में मुस्लिम लीग के बारे में लिख लिया होगा, अब हिंदू महासभा के बारे में लिखेंगे। हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 में हुई और यह पार्टी खास करके उत्तर भारत तक ही सीमित रही है। इसमें लिख लेना आप, यह पार्टी उत्तर भारत तक सीमित रही। इसने हिंदुओं के बीच जाति एवं संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश की। यह आपका नोट हो गया, नोट 2 हो गया हिंदू महासभा के बारे में। अब देखिए ये भी जो कई सारी दलीलें दी जा रही हैं, ये एक कारण हो सकती हैं कि मुस्लिम लीग के मन में आया हो कि भाई चुनाव में तो हमें बहुमत नहीं मिल रहा है, हमारी सीटें नहीं निकल रही हैं। रीजन यही है कि एक तरफ बहुसंख्यक हिंदू हैं और एक तरफ जो है अल्पसंख्यक मुसलमान हैं। तो जब भी चुनाव होंगे ऑब्वियसली बात है हिंदुओं की विजय होगी और मुसलमान सीटें नहीं निकाल पाएंगे। एक कारण ये भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ कारण और भी थे। कांग्रेस मंत्रालयों ने भी इस खाई को और गहरा कर दिया। संयुक्त प्रांत में पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के बारे में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन करती थी, जबकि कांग्रेस उसको खत्म करना चाहती थी। हालांकि कांग्रेस ने खत्म नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस अपने वादे कर चुकी थी कि हम जब भी सत्ता में आएंगे हम ये जमींदारी प्रथा खत्म कर देंगे। यद्यपि कांग्रेस ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, लेकिन फिर भी उद्घोषणाएं कर दी थी इन्होंने। तो जमींदारों को लगने लगा था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई, कांग्रेस अगर बहुमत में आती है तो कांग्रेस जमींदारी प्रथा को खत्म कर देगी। और उस समय जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों के आगमन से पहले हमारे यहाँ मुगल शासन हुआ करता था और मुगल शासन के अंतर्गत जो जमींदारियां थी वो खास करके उच्च हिंदू सवर्णों में, यानी जो आपके उच्च जातियां थी, हिंदू सवर्ण जातियां थी, उनके हाथ में थी, और जो मुसलमान लोग थे उनके हाथ में जमींदारियां हुआ करती थी। तो मुसलमान जो जमींदार थे वो इस बात से सहमत नहीं थे। अब चूंकि मुस्लिम लीग जो पार्टी है वो मुस्लिम संभ्रांत वर्ग से
यानी कि जो वर्ग बहुत उच्च वर्ग है मुसलमानों का, उस वर्ग से बनी हुई है, वो इस बात को हजम करने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि अगर ऐसा होता है तो हमारे हितों पर ये चोट होगी, तो हम तो बिल्कुल एग्री होंगे ही नहीं। इस प्रकार कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और रेडिकल बयानों से रूढ़िवादी मुसलमान और मुसलमान भूस्वामी तो चिंता में पड़ गए। कांग्रेस मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी विफल नहीं हो पाई। ये बात यहां पर बताई गई है। तो यहां पर छठवां पॉइंट आप लिखेंगे, मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन करती थी, जबकि कांग्रेस उसको खत्म करना चाहती थी। इसी में सब पॉइंट, कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और रेडिकल बयानों से रूढ़िवादी मुसलमान और मुसलमान भूस्वामी चिंता में पड़ गए। यहां पर एक पार्टी और है, यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो ये यूनियनिस्ट पार्टी जो है पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी है। उसका भी यहां पे जिक्र आएगा, तो यहां पर आप नोट करके इसके बारे में लिख लेना आप। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी है, जो कि 1923 से लेकर 47 तक काफी सक्रिय रही है। इसके आगे लिख देना 1923 से लेकर 47। अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के भीतर जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस के रवैये से सहमत हों। उनमें से कुछ लोग जो थे कांग्रेस के रवैये पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। मौलाना आजाद ने 1937 में यह सवाल उठाया था कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की छूट तो नहीं है। भाई, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो लीग में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जाता है। यानी उस समय तक जो कांग्रेस के अधिकांश हिंदू कैंडिडेट थे, उनमें से अधिकांश लोग जो थे वो हिंदू महासभा के कैंडिडेट भी हुआ करते थे। उनके मुताबिक कम से कम मध्य प्रांत में यही स्थिति थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर यह ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगा कि वाकई में इससे स्थिति गंभीर हो रही है। जो पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनका भी मोहभंग हो रहा है पार्टी की ओर से। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अब पार्टी के हिंदू जो कैंडिडेट हैं वो हिंदू महासभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। और प्रसंगवश यह वही समय था जब हिंदू महासभा और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। इन्होंने इस बात का फायदा उठाया, इन्होंने इस चीज को और भड़काया। इन्होंने कहा कि अरे ये तो नाइंसाफी है, हिंदुओं को उनके धर्म के आचरण को मानने से रोका जा रहा है। इस तरह की बातें फैलाई तो लोगों के मन में, हिंदुओं के मन में इससे कांग्रेस को लेकर और ज्यादा नफरत का भाव पैदा हो गया। तो यहां पर वही सब चीजें दोहराई गई हैं। तो यहां पर आप 7वां पॉइंट यहां लिख लेना, इसमें लिखेंगे आप, मौलाना आजाद ने 1937 में सवाल उठाया था कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की तो छूट नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जाता है। इसी में सब पॉइंट, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर यह ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। सबसे पहले तो यहां पर बताएंगे पाकिस्तान का जो नाम है ये कहां से निकला है। पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का यहां पर दिखाया है, पा से क्या बनना है, पंजाब निकल रहा है। आ, इसमें जो आ लगा हुआ है इसके अफगान मतलब है, का लगा हुआ है, का मतलब कश्मीर है, इस्तान का मतलब सिंध और बलूचिस्तान से लिया गया है। यह नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 और 35 में लिखित पर्चों में गढ़ा था। हालांकि 1930 के दशक में इसके पर्चे को इतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया था मुस्लिम लीग ने, लेकिन बाद के समय में यही नाम जो है मुस्लिम लीग ने अपने नए राष्ट्र के रूप में आगे रख दिया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यहां पर 7 पॉइंट हम लोग लिख चुके हैं। 8वां पॉइंट आप लिख लेना, ये 8वां मत लिखिए, आप नोट कर दीजिए, आप नोट लगा दीजिए। इसमें लिख लेना
पाकिस्तान का नाम। डैश लगा के आप यहां लिखेंगे 1933 1935 में 1933 में कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान अथवा या पाक-इस्तान नाम पेश किया था। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान नाम किस व्यक्ति ने दिया है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ये पाकिस्तान नाम पहली बार किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। पीसीएस परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। अब आपका वही है, पाकिस्तान का प्रस्ताव कहां से निकला है, इस पर विचार विमर्श किया गया है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के इसके लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि वह एक ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यहाँ मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज होगा। अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में खालिस मुस्लिम राज कायम होने वाला है तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग के जो लीडर थे उनका ऐसा मानना था कि पाकिस्तान में केवल मुसलमान ही नहीं होंगे बल्कि हिंदू भी होंगे। लेकिन बाद के समय में जब दंगे भड़के हैं तब फिर ऐसी अवधारणा प्रचलित हो पड़ी है कि पाकिस्तान केवल इस्लामिक राष्ट्र होगा या मुस्लिम राष्ट्र होगा। तो यहां पर इनके विचार बताए गए हैं। उन्होंने संघीय इकाइयों के लिए उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले ढाले संयुक्त महासंघ के समर्थन में अपने विचारों को फिर दोहराया। ठीक है, ये बात यहीं के इनके लीडर जो हैं वो ये बात बोल रहे हैं। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था। मगर उस भाषण में इकबाल ने एक नए देश के उदय पर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के रूप में एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। यानी ये जो उन्होंने कहा है उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य, ये एक अलग देश की बात नहीं कर रहे थे, ये बात कर रहे थे एक राज्य बनाया जाए, मुस्लिमों को इकट्ठा करके एक राज्य बनाया जाए, उसकी बात कर रहे थे, ना कि एक अलग देश की। तो यहां पर अब आप लोग 8वां पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था। इसी में सब पॉइंट 8वें का उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा था। ठीक है, ये इसका सब पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है, इसने एक यानी कि जो उर्दू कवि है मोहम्मद इकबाल, इन्होंने मुस्लिम राज्य बनाने की बात की है, ना कि देश बनाने की। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भाषा के आधार पर देश थे, प्रांत थे, उसी तरह का एक प्रांत बनाना चाह रहे थे जिसमें मुसलमान जितने उनको इकट्ठा करके उस प्रांत के अंदर लाया जा सके। एक स्वायत्त इकाई की स्थापना करने की बात कर रहे थे, ना कि एक अलग देश बनाने की। विभाजन का अचानक हो जाना, पीछे भी हम देख चुके हैं पाकिस्तान के बारे में अपनी मांग पर लीग की राय पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के गठन का क्या मतलब होगा। यही नहीं कि लीग को ही नहीं मालूम था, जनता को भी नहीं मालूम था कि पाकिस्तान बनेगा तो क्या मतलब होगा, उससे भविष्य में लोगों की जिंदगी में किस तरह से फर्क पड़ेगा, किस तरह तय होगी। 1947 में अपने मूल इलाके छोड़कर नई जगह जाने वालों में से बहुत को यही लगता था कि जैसे ही शांति बहाल होगी वो अपनी पुरानी जगह पर लौट आएंगे। यानी उस तरफ भी गए जो लोग थे,
इस तरफ भी जो लोग आए थे उन लोगों के मन में यही था कि जैसे ही शांति स्थापित होगी हम अपने अपने हम वतन लौट जाएंगे। शुरुआत में मुस्लिम नेताओं ने भी एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की मांग खास संजीदगी से नहीं उठाई थी। शुरुआत में शायद खुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच को सौदेबाजी में पैतरे के एक तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे थे। यानी शुरुआत में जो पाकिस्तान की सोच है इसका इस्तेमाल जिन्ना जो है कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने पर, कांग्रेस के साथ कुछ रियासतों को अपने हक में हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। उनका यह विचार नहीं था कि पाकिस्तान को पृथक देश बनाया जाए। यानी कि यहां पे वही बात बोली गई है कि शुरुआत में खुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच को सौदेबाजी में एक पैतरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका वे सरकार द्वारा कांग्रेस को मिलने वाली रियायतों पर रोक लगाने और मुसलमानों के लिए रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। ये बात यहां पे बोली गई है। शुरुआत में किसी का इनका प्लान नहीं है कि पाकिस्तान के नाम से देश ही बनाया जाए। युद्धोत्तर घटनाक्रम, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार वार्ताओं के लिए राजी हुई है। जब 1945 में दोबारा वार्ताएं शुरू हुई हैं तो अंग्रेज इस बात पर सहमत हुए हैं कि एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे सिवाय वायसराय और सशस्त्र सेनाओं के सेनापति के। सत्ता हस्तांतरण के बारे में यह चर्चा टूट गई क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़े हुए थे कि कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव जो होगा उसको करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग के पास होगा, इसके अलावा कोई और उसमें शामिल नहीं होगा। तो इस बात पर ना तो कांग्रेस एग्री हुई और ना ही अंग्रेज सरकार। जिन्ना जो है सभा में सांप्रदायिक आधार पर वीटो की व्यवस्था भी चाहते थे। हालांकि वार्ता पूरी हो ही नहीं पाई है और वार्ता बीच में ही टूट गई है। तो यहां पर अब आप लोग 9वां पॉइंट यहां लिखेंगे। इसमें लिखेंगे 1945 में सत्ता हस्तांतरण के बारे में चर्चा टूट गई क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़े हुए थे कि कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है, कि कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है। ठीक है, ये आपका 9वां पॉइंट हो जाएगा। देखिए, एक तरफ तो मुस्लिम लीग विरोध कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान कांग्रेस के फेवर में नहीं है। राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है कांग्रेस का समर्थन भी करता था। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर जिन्ना है एक तरफ और यहां पर बापू है। तो दोनों इस मुद्रा में है कि प्रश्न कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये कब का चित्र है? ये है 1939 का, नवंबर 1939 में वायसराय के साथ बैठक से पहले महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखिए, जो हमने यूनियनिस्टों की बात की थी जो कि जमींदार हुआ करते थे, अंग्रेज यूनियनिस्टों को नाराज नहीं करना चाहते थे क्योंकि पंजाब सरकार में उन्हीं का दबदबा था और ये यूनियनिस्ट जो हैं अंग्रेजों के लगातार वफादार भी रहे थे, तो अंग्रेज उनके हितैषी भी थे। 1940 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। 91.% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में आए। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी ऐसी ही बेजोड़ सफलता मिली है। यानी जो चुनाव पहले 1937 में हुए हैं तब मुस्लिम लीग को कोई समर्थन नहीं मिला है। इसके 9 साल बाद लगभग जो चुनाव हुए हैं उनमें मुस्लिम लीग को जबरदस्त समर्थन मिला है, क्योंकि तब तक मुस्लिम लीग ने मुस्लिम समुदाय को यह समझा दिया था कि हम आप लोगों के हितैषी हैं और हम आप लोगों की बात आगे रखेंगे, यानी हम लोग आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी वजह से मुस्लिम लीग को समर्थन मिला है। मध्य प्रांत में उसने सभी आरक्षित सीटें जीती और मुस्लिम वोटों में से 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिले। सभी प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 मुस्लिम लीग के पास गई। यानी कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1940 में जाकर ये मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिम मतदाताओं के बीच सबसे प्रभुत्वशाली पार्टी के रूप में स्थापित कर पाई है और अब जाकर भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का ये दावा कर सकती थी कि इसको बहुमत मिल रहा है, इसको लोगों का समर्थन मिल रहा है, मुस्लिम लोगों का समर्थन मिल रहा है। इस आधार पर यह दावा भी कर सकती है कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहां पर 10वां पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे 1940 में दोबारा हुए प्रांतीय चुनाव में
मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को 86.6% वोट मिले। इसी में सब पॉइंट, सभी प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 मुस्लिम लीग के पास गई। ये 10वें का पहला सब पॉइंट है। 10वें का सेकंड सब पॉइंट, अब जाकर वह भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी। हालांकि आपको फिर से यह ध्यान रखना है, जो हाल 1937 में था कि सीमित मताधिकार है, सबको मताधिकार का अधिकार नहीं है, कुछ लोगों ने ही मतदान किया है, तो यहां पर भी वही है, केवल 10 से लेकर 12% तबके को ही प्रांतीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार था। और जो केंद्रीय असेंबली के चुनाव हुए हैं उनमें तो मात्र केवल 1% लोगों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। यह भी आपको याद रखना होगा। विभाजन का एक संभावित विकल्प, जैसा कि अभी हमने देखा है, युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने लगातार प्रयास किया है कैसे भी वार्ताएं करके कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाला जाए, लेकिन एक तरफ तो मुस्लिम लीग अड़ी हुई है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी मांगों पर अड़ी हुई है। इस वजह से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा है, जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया है। तो इस कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया है और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया है। इसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, जिसकी केंद्रीय सरकार काफी कमजोर होती और उसके पास केवल विदेश, रक्षा और संचार का जिम्मा होता। संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। हिंदू बहुल प्रांतों को समूह का, पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल प्रांतों को समूह का और पूर्वोत्तर यानी असम सहित के जो मुस्लिम बहुल प्रांत हैं इनको समूह गा में रखा गया था। यानी कहने का मतलब यह है, कैबिनेट मिशन ने यह सुझाया है कि यहां पर 3 स्तर रखे जाएं, 3 स्तर में 3 महासंघ बना दिए जाएं। हिंदू प्रांतों वाले महासंघ एक में हो जाएं, जहां पर हिंदुओं का बहुलता है वो महासंघ एक में हो जाए। उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत में मुस्लिमों की बहुलता थी तो उन्होंने उसको समूह खा नाम दे दिया। इधर आपके जो पूर्वोत्तर प्रांत है असम सहित, यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल वगैरह है इसमें मुस्लिम ज़्यादा थे, इनको समूह गा नाम दे दिया। इन्होंने कहा कि ये तीनों मिलकर यहाँ पर संविधान सभा का चुनाव कर लें और जो केंद्र सरकार यहाँ पर होगी, केंद्र सरकार के हाथ में ज़्यादा रोल नहीं होगा, मोस्टली शक्तियाँ जो होंगी राज्यों के हाथ में होंगी, केंद्र सरकार तो नाम मात्र की होगी। लेकिन इस बात को लेकर जो आपकी मुस्लिम लीग है वो तैयार नहीं हुई है। शुरुआत में सभी प्रमुख पार्टियों ने इस योजना को मान लिया था, लेकिन यह समझौता ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। लीग की मांग थी कि यह समूहबद्धता अनिवार्य हो, जिसमें समूह खा और गा के पास भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए। यानी ये सपने ये देखने लगे कि हम अभी तो राजी हो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम इनसे, इस संघ से पृथक हो जाएं, भारत से पृथक हो जाएं और पृथक होकर अपना देश बना लें। तो इस बात को लेकर फिर से यहाँ पर तानातानी उठ गई है। कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा का समूह चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, कांग्रेस ये चाहती थी। तो यहाँ पर भी कोई बात या निष्कर्ष निकल नहीं पाया है और अंततः ये वार्ता भी फ्लॉप हो गई है। आखिरकार कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को लीग और कांग्रेस दोनों ने ही नहीं माना है। इसके बाद विभाजन तो अपरिहार्य हो गया है, यानी होना ही होना है। तो देखिए, हम लोग 11वां पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे 1946 में कैबिनेट मिशन ने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। इसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, जिसकी केंद्रीय सरकार कमजोर होती। इसी में सेकंड सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट आएगा, संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था।
यहां पर आप डैश लगा के लिखेंगे कौन कौन से 3 हिस्से हैं। नंबर ए डाल देना, हिंदू बहुल प्रांतों को समूह का। नंबर बी, अगले पैराग्राफ में लिखना है आपको, पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल प्रांतों को समूह खा। नंबर सी, पूर्वोत्तर असम सहित के मुस्लिम बहुल प्रांतों को समूह गा। ठीक है, ये आपका 11 का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। और पहले सब पॉइंट के 3 यहां पर ए बी सी आपने यहां पर नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसमें लीग की मांग जो थी वो आप लिख दीजिए सेकंड सब पॉइंट में। लीग की मांग थी कि यह समूहबद्धता अनिवार्य हो, जिसमें समूह खा और गा के पास भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए। इसी में थर्ड सब पॉइंट, इस प्रकार आखिरकार कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को लीग और कांग्रेस दोनों ने नहीं माना। तो इसके बाद जो है विभाजन तय है। कांग्रेस के ज्यादातर नेता इस त्रासद मगर अवश्यंभावी, यानी कि जरूरत है, जरूरी हो गया है, अवश्यंभावी परिणाम मान चुके थे। केवल महात्मा गांधी और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ही अब तक विभाजन का विरोध करते रहे। यानी कांग्रेस के मोस्टली लीडर इसके बाद ये मान चुके हैं अब तो विभाजन होगा ही होगा, तय है, इसके बिना बात बन नहीं सकती है। ना तो हम उनके साथ रह सकते हैं, ना वो हमारे साथ रह सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर आशा की किरण है। तो यहां पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे खान अब्दुल गफ्फार खान हैं और महात्मा गांधी जी साथ साथ हैं। ये लोग इस विभाजन का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर इसी में चौथा सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसके बाद विभाजन को कांग्रेस के ज्यादातर नेता त्रासद मगर अवश्यंभावी परिणाम मान चुके थे। इसी में ही केवल महात्मा गांधी और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के नेता अब्दुल गफ्फार खान ही अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। यानी कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद ये कंफर्म हो गया कि अब तो विभाजन होगा। विभाजन की ओर कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया। इसके लिए एक तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। वो तारीख थी 16 अगस्त 1948 और इसी दिन से कलकत्ता में दंगे भड़क गए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लोगों के हाथ में लोहे की रॉड डंडे हैं। तो उसी दिन से यहाँ पर दंगे भड़के हैं और ये दंगे भड़कते भड़कते न केवल संयुक्त प्रांत में, बिहार में, बल्कि पंजाब तक पहुंच गए हैं। तो पार्टी ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया है और इसी दिन कलकत्ता में दंगा भड़क उठा है जो कई दिनों तक चलता रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में भी हिंसा फैल चुकी थी। तो देखिए 12वां पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया। इसी में सब पॉइंट, उसी दिन कलकत्ता में दंगा भड़क उठा और मार्च 1947 तक उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुकी थी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए। अब कांग्रेस ने फिर से यहां पर तरीका निकालने की सोची है, लेकिन वो भी विफल रहा है। मार्च 1947 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। कांग्रेस ने बंगाल के मामले में भी यही सिद्धांत अपनाने का सुझाव दिया। अंकों के खेल में उलझकर पंजाब के बहुत सारे सिख नेता और कांग्रेसी भी इस बात को मान चुके थे कि अब विभाजन अनिवार्य विकृति है, इसे टाला नहीं जा सकता है। यानी कोई भी आप समझौता कर लें, कोई भी प्रस्ताव दें, उससे विभाजन टलेगा नहीं। इन नेताओं को यह लगता था कि वे अविभाजित पंजाब में मुसलमानों से घिर जाएंगे और उन्हें मुस्लिम नेताओं के रहम पर जीना पड़ेगा। इसलिए वे भी कमोबेश इस फैसले के हक में थे। यानी जो पंजाब के बहुत सारे सिख नेता थे या फिर कांग्रेस के और भी हिंदू नेता थे, उनको लगता था कि हम इक्का दुक्का वहां पे उम्मीदवार हैं और चारों तरफ मुस्लिमी आबादी है, तो मुस्लिमों के जो नेता होंगे वो हमें दबा लेंगे, हम अपनी बात कह ही नहीं पाएंगे। इससे बेटर ये विभाजन हो ही जाए।
बंगाल में भी भद्रलोक बंगाली हिंदुओं का जो तबका सत्ता में अपने हाथ में रखना चाहता था, भद्रलोक का मतलब ये संभ्रांत वर्ग जो है बंगाली हिंदुओं का जो सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था, वह मुसलमानों की स्थायी गुलामी, यानी उनके एक नेता ने यही शब्द कहे थे कि आशंका से भयभीत था। यानी कहने का मतलब ये था कि बंगाल में भी जो पश्चिमी बंगाल वाला रीजन था उसमें मुसलमानों का बहुमत था। तो यहाँ पर जो संभ्रांत बंगाली वर्ग के लोग थे उनका मानना यह था कि अगर पश्चिमी वाला जो प्रांत है वो अगर इसमें मिला रहा पूर्वी वाले बंगाल वाले रीजन में, तो ऐसे में ये होगा कि हमें मुस्लिम बाहुल्य इलाकों वाले नेताओं की बात माननी पड़ेगी और हमारी बात नहीं चल पाएगी, तो बेटर है कि विभाजन हो ही जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कांग्रेस खेमरिक में ही बहुत सारे नेता ये हैं, ये मान चुके हैं कि विभाजन अब हो ही जाए, क्योंकि विभाजन नहीं होगा तो हमें शासन करने में दिक्कत होगी। तो देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा कारण आप यहाँ पर पाएंगे, एक कारण यहाँ पर यह भी था कि कहीं ना कहीं नेताओं ने भी अपने हित के लिए, अपने राजनीतिक हित के लिए ये सब हो जाने दिया, क्योंकि इन्हें यही लगता था कि हमारी पार्टी या हमारा जो कार्यक्षेत्र है उसमें दखल ना पड़े, उसमें कोई और कैंडिडेट या कोई बाहुल्य प्रजाति का कैंडिडेट वहां पे दखलंदाजी ना करे। तो इसी वजह से इन लोगों ने भी इस बात का फेवर दिया है कि कैसे भी करके विभाजन हो जाए और ये मामला निपट जाए। तो इसी के साथ हम लोग अपना जो पार्ट 1 है ये एंड करते हैं। तो पार्ट 1 में यहाँ पर केवल चर्चाओं का दौर था, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।